गाने भी नहीं होते और नृत्य भी नहीं होते, उनके एल्बम्स अलग निकलते हैं उछलते कूदते हुए। कभी आपने सोचा ऐसा क्यों है? अब एक और बात सोचिए, उनके यहां जो साहित्य लिखा गया है वो छंदों में नहीं लिखा गया है। हमारे यहां हर चीज छंद में लिखी गई है। रामचरितमानस भी छंद में है, वाल्मीकि रामायण भी छंद में है, और वेदों के श्लोक और मंत्र भी छंद में है। अब आप आइए, फिर उनकी जो भाषा है उसमें मात्रा पाई तो है ही नहीं, तो लय का स्कोप बहुत कम हो जाता है। हमारे यहां बहुत मात्रा पाई है, इसलिए लय और छंद का स्कोप अधिक रहता है। अब आप आइए, हमारे यहां माना गया है कि संपूर्ण संसार एक लय है, इसीलिए जिसको आप डूम कहते हैं अंग्रेजी में, हिंदी या संस्कृत उसे क्या कहते हैं? प्रलय। लय से पहले की स्थिति में पहुंच गए, प्रलय हो गई। जैसे ही लय आई संसार में, तो संसार में गतिविधि दिखने लगी। और अब जो लेटेस्ट थ्योरी आ रही है, अगर आपने कभी ध्यान दिया, न्यूयॉर्क की यूनिवर्सिटी के बहुत बड़े प्रोफेसर हैं मिशियो काकू, जिन्होंने दी है स्ट्रिंग थ्योरी, यानी पार्टिकल जैसी कोई चीज नहीं है। पार्टिकल क्या है? वेव आपस में एक दूसरे को इंटरफेरेंस करती हैं, वहां एनर्जी का पैकेट बन जाता है, वो पार्टिकल नजर आ रहे नहीं। सब कुछ स्पंदन है दुनिया में, और हमारे यहाँ मंत्र भी स्पंदन माने गए हैं, नृत्य भी स्पंदन माना गया। और तो और छोड़िए, हमारे यहाँ तो विनाश भी लय में होता है। हमारे यहाँ भगवान शंकर नृत्य करके ही दुनिया को समाप्त करते हैं, यानी सृजन भी लय में है और विनाश भी लय में है। और ये बात मैं ऐसे हवा में नहीं कह रहा हूं, दुनिया के सबसे बड़े कॉस्मोलॉजिस्ट हुए हैं कार्ल सेगन, जिसने अभी तक मैन मेड फर्स्ट ऑब्जेक्ट जिसने कि सोलर सिस्टम को पार किया है वो है वॉयजर 1 और वॉयजर 2, 1978 में छोड़ा गया था। उसने हमारे सौर मंडल को पार कर लिया है। उस पर परग्रही सभ्यताओं के लिए एक संदेश अंकित है। उस संदेश को कंपोज करने का काम जिस साइंटिस्ट को दिया गया था उसका नाम है कार्ल सेगन। कार्ल सेगन की एक किताब है कॉस्मोस। आप लोगों से मैं कहूंगा जाके जरा उस पर नजर डालिएगा। उस कॉस्मोस में कार्ल सेगन कहता है कि हम लोग, ये मतलब मैं नहीं कह रहा हूं कि वो कह रहे हैं, हम उस बिब्लिकल थॉट में फंसे रहे कि दुनिया कुछ हजार साल पुरानी है। कार्ल सेगन कहता मायन सिविलाइजेशन ने कुछ लाख साल कहा, पर हिंदुओं ने बिलियंस ऑफ ईयर तक पहुंचे। फिर उसने कहा कि हिंदू धर्म में, ये कार्ल सेगन कह रहा है, जो सृजन और विध्वंस की, निरंतर ब्रह्मांड के सृजन और विध्वंस की जो अवधारणा है, वो मुझे अब जो साइंस को दिखाई पड़ रहा है, परपीचुअल क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ यूनिवर्स इज लाइक द कॉस्मिक डांस ऑफ शिवा। अब ये मैंने बात क्यों कही? अब गणपति का अपने माता पिता के चारों ओर घूमना, अजह अनादि शक्ति अविनाशी सदा शंभु अर्धांग निवासी, और कार्ल सेगन का कॉस्मोस। मेरे भाई आंखें खोलो तब समझ में आएगा कि ये कितना गहरा ज्ञान है। ये कोई तुम्हारे लिए कहानी नहीं है जिसको आप लोग नहीं समझ पाए, इस कारण से आपने हमको दिमागों में ये भर दिया कि आप नहीं समझ पा रहे थे। एक और उदाहरण देना चाहता हूं जो मैंने पिछले दिनों में बोला भी था। कुछ लोग कहते हैं नहीं साहब आपने तो, अब देखिए जो प्रधानमंत्री जी ने कहा ना कि गुलामी की मानसिकता किस कदर पैबस्त है, अभी सोशल मीडिया में देखिएगा 10 लोग कूद पड़ेंगे आगे, कहेंगे नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, भारत में तो ज्ञान था ही नहीं, हम तो बड़े बेवकूफ थे, हम कैसे हो सकता है कि हमारे धर्म ग्रंथों में ज्ञान हो। यही है वो गुलामी की मानसिकता जिससे मुक्त होने की जरूरत है। अब मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूं। आज हम लोग सैटरडे का दिन है, शनिवार का दिन। ये जो दिनों का सीक्वेंस है, पहले संडे आता, फिर मंडे आता, फिर ट्यूसडे आता, वेडनेसडे आता है, सीक्वेंस किसने तय किया है? ये तो पूरी दुनिया में माना जाता है ना, ये इसका कोई ऐसा तो नहीं सिर्फ भारत में माना जाता, हर देश में अलग अलग है। आपने कभी दिमाग लगाया कि ये सीक्वेंस किस आधार पे है? भाई सूर्य सबसे पहला होना चाहिए, संडे तो समझ में आता है। अब उसके बाद अगर साइज के हिसाब से हो तो सूर्य के बाद सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, तो फिर थर्सडे आना चाहिए। उसके बाद है शनि, तो सैटरडे आना चाहिए। अगर सूर्य से दूरी पे देखें तो सबसे नजदीक है बुध, तो वेडनेसडे पहले आना चाहिए। ये संडे के बाद मंडे क्यों आता है? और दूसरी बात, जो लोग आपसे कहते हैं कि आप तो चंद्रमा ग्रह मानते हो, कभी ये 7 दिन में तुम भी चंद्रमा को मानते हो, हमको मत ज्ञान दो, सिर्फ अकेले हमसे मत पूछो, खुद तो मानते हो और हमसे सवाल पूछते हो। अब मैं बताना चाहता हूं मंडे के बाद ट्यूसडे क्यों आता है। उसका कारण यह है कि जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, जिन्होंने थोड़ी पढ़ी हो, हमारे यहाँ वेदों के 6 वेदांग कहे गए,
शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण, ज्योतिष। तो ज्योतिष में जिसे आपने अंग्रेजी में हॉरोस्कोप वर्ड सुना होगा। ये हॉरोस्कोप वर्ड जानते हैं कहां आया है? ये आया है होरा वर्ड से। और होरा शब्द आया है जब डे एंड नाइट के दो पार्ट्स किए जाते हैं, उसको वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कहते हैं अहोरात्र। उसमें आ उत्तरा हटा दीजिए तो होरा हो जाता है, उसका शॉर्ट फॉर्म। उस होरा से ही हॉरोस्कोप बना है। तो जब सूर्य का पहला होरा आप निकालेंगे, किसी ज्योतिष के जानकार या पंडित से पूछिएगा तो पता लग जाएगा, 24 घंटे के बाद जब 25वां घंटा आता है, यानी नेक्स्ट डे फर्स्ट होरा सूर्य के बाद चंद्रमा का आएगा, और चंद्रमा के बाद नेक्स्ट डे का फर्स्ट होरा 25वें घंटे का मंगल का आएगा, मंगल के बाद बुध का आएगा। इस सीक्वेंस के आधार पर यह बना है। आप कहेंगे तो बड़ी गहरी बात है, इतना किसको पता है, किसने ध्यान दिया? अरे हम सब ने इसको जिंदगी में सैकड़ों बार सुना है। जब आप पूजा करते हैं तो नवग्रह मंत्र क्या है? ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी, भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य, गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतु, सर्वे ग्रहा शांति करो भवंत। लुक एट द सीक्वेंस। भानु सन, शशि चंद्रमा, भूमि सुत मंगल, बुधस्य गुरुश, शुक्र शनि राहु केतु। अब बताइए, इसमें कोई कहने की जरूरत है कि हम गुरु थे? पूरी दुनिया तो मान रही है, मगर अफसोस की बात है दुनिया को फॉलो कर रही, हम नहीं पहचान पा रहे। और उसका कारण क्या है? हमारे अंदर बहुत सी ऐसी शक्तियां भी हैं जो ये इंश्योर करना चाहती हैं कि हनुमान जी की तरह इनकी शक्ति भूली रहनी चाहिए। इनकी शक्ति जागृत हो गई तो बहुत बड़ी समस्या है। और वो निरंतर सतत प्रयत्नशील रहती हैं कि इस प्रकार का कार्य नहीं होना चाहिए। जिसे हम कहेंगे स्वतंत्रता के समृद्ध काल में एक गीत हम लोग कहते थे कि स्वतंत्रता मिल गई तो लगता सब कुछ हो गया क्या? नहीं, हम कहते थे हो गए हैं स्वप्न सब साकार कैसे मान ले हम, टल गया सर से व्यथा का भार कैसे मान ले। राष्ट्र को है लोग भूले, स्वार्थ है युग मंत्र सारा, वर्ग जाति विभेद की अब बह रही है कलुष धारा। इस अमा के तिमिर को, यानी रात्रि के अंधकार को, इस अमा के तिमिर को अब अरुणिमा क्या मान ले हम, टल गया सर से व्यथा का भार कैसे मान ले हम, हो गए हैं स्वप्न सब साकार कैसे मान ले। और उसका उदाहरण देखना है तो देखिए, हाल ही में अभी आपने देखा हमारे पड़ोस में बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है। एक घटना आपको बताना चाहता हूं। बांग्लादेश में एक इलाका है सिलहट। जिन लोगों ने उस सिलहट की हिस्ट्री के बारे में सुना होगा या थोड़ा सा अध्ययन किया होगा, उन्हें बहुत चौंकाने वाला और बहुत दर्दनाक तथ्य समझ में आया होगा। सिलहट का वास्तविक नाम था श्रीहट, और वह एक बड़ा अच्छा धार्मिक शहर था। सिलहट के बारे में तय हुआ कि वोटिंग से तय होगा कि वो भारत में रहेगा या पाकिस्तान में रहेगा। उस समय जैसे भारत के पहले कानून मंत्री और संविधान लिखने में जिन्होंने अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर दलित समाज से थे। पाकिस्तान के भी पहले कानून मंत्री जोगेंद्रनाथ मंडल शेड्यूल कास्ट से थे, मगर उनके पास डॉक्टर अंबेडकर जैसी दूरदृष्टि नहीं थी। वो इस मुगालते में आ गए कि कुछ कट्टरपंथी ताकतों के साथ हम समझौता करके एक जातिगत समीकरण बनाएंगे और उसके बाद सत्ता हमारे पास रहेगी। तो सिलहट में क्या हुआ कि जोगेंद्रनाथ मंडल जी ने वो जिस शेड्यूल कास्ट में जिन जातियों को वो उन पे प्रभाव था, उनसे उन्होंने कहा तुम मुस्लिम लीग के पक्ष में वोट करो, यानी पाकिस्तान में रहने के लिए वोट करो, कांग्रेस के पक्ष में मत करो। और इसकी वजह से वोट बट गया और सिलहट देश से कट गया। और उसके बाद क्या हुआ? फिर जोगेंद्रनाथ मंडल जी ने जो देखा वहां पे बीभत्स दृश्य, उसी अनुसूचित जाति के समाज के साथ जो कुछ हुआ, जोगेंद्रनाथ मंडल जी का इस्तीफा अवेलेबल है। आपने ये देखा होगा, नेट पे जाके देखिएगा। उन्होंने कहा कि गांव के गांव घेर लिए गए, उनसे कहा गया दो ही ऑप्शन है, या तो कन्वर्ट हो जाओ या मार दिए जाओ। वो लियाकत अली के पास गए, तत्कालीन प्रधानमंत्री, उन्होंने कोई बात नहीं सुनी। 2-3 बार के बाद जब नहीं सुना तो थक हार कर उन्होंने इस्तीफा दिया। वो इस्तीफा नेट पे अवेलेबल है, जाके पढ़िए, आंखें खुल जाएंगी। और उसके बाद क्या हुआ?
कि वो भारत में आए और गुमनामी की जिंदगी जीते हुए समाप्त हो गए। दूसरा, बांग्लादेश की घटना से जो सबक लेना चाहिए, आज जो बांग्लादेश का हालात है जानते क्या है? बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जो वहां मेन अपोजिशन पार्टी थी बेगम खालिदा जिया की, उसने सबसे पहले जमाते इस्लामी को के साथ हॉबनॉबिंग की कि मेरे लिए पॉलिटिक्स का शॉर्टकट रहेगा कट्टरपंथियों के साथ मिलना, और 2001 में अपनी सरकार में जमाते इस्लामी को कैबिनेट मंत्री का पद दिया और वहां से जमाते इस्लामी को मिली लेजिटिमेसी। आज आंख उठा के देखिए 23 साल के बाद कहीं बीएनपी नहीं दिखाई पड़ रही है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी कहीं दिख रही है? दिख रही है या तो जमाते इस्लामी या फौज। तो ये सोचने की बात है जिन लोगों को लगता है कि हम देश के दीर्घकालिक भविष्य को ध्यान में न रख के तात्कालिक भविष्य की राजनीति से चलेंगे तो कितना समस्याजनक उस देश के लिए हो सकता है। और यहां मैं एक और बात कहना चाहूंगा, पाकिस्तान से अलग होने के बाद बांग्लादेश जीडीपी में आगे था, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में आगे था, पर कैपिटा इनकम में आगे था, एक्सपोर्ट भी आगे था। सब कुछ खत्म हो गया ना 6 महीने में, 3-4 महीने में। इसलिए पढ़ाई लिखाई कमाई सब जरूरी है, उसके साथ साथ जागरूकता भी जरूरी है यदि देश के भविष्य को सही दिशा की ओर ले जाना है। और मैं कह सकता हूं कि उस जागरूकता को शिक्षा के रूप में स्थापित करने में जो मध्य भारत शिक्षा समिति जैसे पुराने समय से काम कर रहे यह संगठन महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और प्रभावी भूमिका निभा रहे हैं। और ये मैं क्यों कह रहा हूं कि इसलिए हमें समझने जरूरत है, तो बहुत सी चीजों में हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें गलत तरीके से भर दी जाती हैं। एक छोटा सा उदाहरण और भी देना चाहूंगा। हमने मां सरस्वती की प्रतिमा के सामने सबसे पहले दीप प्रज्वलन किया। आपको पता है जापान में एक देवी है जिनका नाम है बैजेंटीन, वो व्हाइट लोटस पर बैठती हैं, गॉडेस ऑफ विजडम है और हाथ में वीणा लिए रहती हैं। आप कुछ बताने की जरूरत है वो कौन है? मगर इसके बावजूद, और आपको पता है प्राचीन जापान में भारत को किस नाम से बुलाया जाता? ट्यांगचुक, इसका अर्थ होता है सेंटर ऑफ हेवन। प्राचीन चाइना में भारत का नाम जानते क्या है? टियानजाओ, TIANZHOU। जाओ शब्द जो है वहां वो ऐसे जैसे हमारे यहां भारत में पुर शब्द है, कानपुर, जयपुर, नागपुर, यानी किसी